आज भी मेरी बीवी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और कहा कि मैं ये पाकिस्तान भेज दूं अपने घर वालों के पास। इसकी सखावत पर मैं हमेशा ही हैरान रह जाता कि वो मुझे बिना किसी काम के किए लाखों रुपए दे देती और कहती कि अपने घर भेज दो। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था क्योंकि बिना किसी काम के और बिना मेहनत के ही मैं लाखों में खेल रहा था। मैं नहीं जानता था कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह है, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने लाख रुपए लिए और फ़ौरन ही बैंक की तरफ रवाना हो गया। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें हर महीने एक बड़ी रकम मिल जाती थी। मैं जब भी पाकिस्तान वापस आने की बात करता तो मेरी माँ, जो कि मेरी सच्ची माँ नहीं थी, मुझे साफ मना कर देती और कहती कि पाकिस्तान आकर क्या करोगे, वहाँ रहकर कमाओ। मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी कि अब मैं वापस जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आराम से रह रहा था। मैं जब भी वापस जाने की बात करता तो मेरी बीवी नोटों से मेरा मुंह बंद करवा देती और कहती कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो मुझसे उम्र में 20 साल बड़ी थी। मैं पाकिस्तान से मुलाजमत के सिलसिले में दुबई आया था और यहाँ आकर मुझे कोई सही काम नहीं मिल रहा था। और जिस दिन मैंने वापस आने का इरादा किया तो अचानक सड़क पर एक औरत की गाड़ी से टकरा गया जो अब मेरी बीवी थी और वहीं से मेरी किस्मत पलट गई। मैं लाखों में खेल रहा था, बेहतरीन घर में रहता था और पैसों की भी कोई कमी ना थी। मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ जब मैं अपनी बीवी से टकराया तो इसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, मैं परेशान हूँ। और जब मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने इसे बताया कि मुझे पैसों का मसला है। इसने कहा कि मैं अकेली हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी। परदेश में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मुझे बीवी भी मिल जाती और पैसों का मसला भी हल हो जाता। मैंने बिना सोचे समझे फॉलो न्यूज़ से शादी कर ली और वो मुझे हर महीने घर बेचने के लिए लाखों रुपए दे दिया करती। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता कि वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना ही मुझे कुछ करने देती है। मैं सारा दिन घर में रहता और वो खुद काम करती, कभी मुझे कुछ नहीं कहती बल्कि मेरी खिदमत करती और रात होते ही मुझे बिस्तर पर दूध ला कर देती। अपनी किस्मत पर हैरान होने के साथ मैं बहुत खुश भी था। सारा दिन घर में रहने की वजह से मुझे भूख बहुत कम लगती थी। कुछ दिन पहले वो रात को मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने इसे पीने से मना कर दिया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। लेकिन वो ज़िद करने लगी कि मुझे दूध पीना पड़ेगा और जब तक मैंने पूरा ग्लास ख़त्म ना कर लिया वो मेरे सर पर खड़ी रही। थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगी। अगले दिन भी इसने ऐसा ही किया। मेरे लाख इनकार के बावजूद वो मुझे दूध पिलाकर ही मानी। मेरी समझ में नहीं आता था कि वो क्यों ज़बरदस्ती मेरे पीछे लाकर मुझे दूध पिलाती है। मेरी बीवी उम्र में मुझसे 20 साल बड़ी थी लेकिन मुझे इसकी उम्र से कोई मसला नहीं था। वो भी बिना किसी काम के मुझे इतना पैसा दे रही थी कि मुझे तो इसकी उम्र और इसके सफ़ेद बाल भी नज़र आना बंद हो गए थे। रात होते ही वो आज भी दूध का गिलास पकड़ कर मेरे सामने खड़ी थी। मुझे नहीं पीना यार, रोज़ रोज़ पी कर मेरा जी मतलाने लगा है। मैं आज बिल्कुल भी दूध पीने के मूड में नहीं था। लेकिन फिर एक दफ़ा वो अपनी ज़िद पर अड़ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ रख दो, मैं पी लेता हूँ। वह मुझे घूरने लगी। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मेरी जान, मैं पी लूँगा, तुम परेशान ना हो। वो जैसे ही दूध रख कर कमरे से निकली मैंने फटाफट से सारा दूध बाथरूम में बहा दिया और वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। मुझे जानना था कि वो दूध पिलाने पर इतना ज़ोर क्यों देती है। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में आई तो आते ही इसने दूध का खाली गिलास ठीक किया। मैं आंखें बंद किए सोने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। इसने एक नज़र मुझ पर डाली और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद इसने जो किया मेरे लिए एकदम गैर यकीनी था। मेरी रूह तक लर्ज उठी जब इसने हम दो भाई
और 8 बहनें थीं। मेरी माँ के सर पर बेटियों की शादी की फ़िक्र सवार थी। हम किराए के घर में रहते थे और घर में बहुत तंगी थी। एक दिन हमारे जानने वाले ने एक आदमी ने अम्मा को कहा कि वो मुझे बाहर मुल्क भेज देगा तो अच्छी आमदनी हो जाएगी और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इसने अम्मा से 1 लाख रुपए लिए और मेरे दुबई जाने की सारी कार्रवाई की। अम्मा ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी मुझ पर लगा दी थी और अब वो बस यही चाहती थी कि मैं दुबई जाते ही इन्हें पैसे भेजना शुरू कर दूं। जब मैं दुबई आया तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, हर जगह ख्वार हुआ और जब मैंने वापसी की बात की तो अम्मा ने मुझे बहुत ज़लील किया। वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं और ऐसे मैं ही मुझे मेरी बीवी मिल गई। मेरी सारी मुश्किलें हल हो गईं। अब मेरी माँ भी मुझसे बहुत खुश थी। मेरी 4 बहनें भी शादी करके अपने घरों में जा चुकी थीं। मेरी बीवी मेरे सोते ही मेरे पास आई और इसने मेरे साथ वो सब किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो 2 घंटे तक मेरे साथ, मैं जो सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, अपनी जगह साकत लेटा था। मुझे डर था कि मैंने अगर सांस भी ज़ोर से ली तो वो समझ जाएगी कि मैं जाग रहा हूँ। मैंने खुद पर काबू पाया और इसके आगे ऐसे ही पड़ा रहा जैसे सो रहा हूँ। इसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर मेरी नींद का अंदाज़ा लिया कि मैं कितनी गहरी नींद में हूँ, लेकिन यानी ज़रा भी हरकत नहीं की और इसे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैंने दूध पीने के बजाय फेंक दिया है और मैं जाग रहा हूँ। इसके बाद इसने, मेरी बीवी दुबई में अकेली रहती थी। वो भारत से दुबई काम के सिलसिले में आई थी। इसका पूरा घराना भारत में था। वो काफ़ी सालों से दुबई में ही काम करती और अपना घर चलाती रही। इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपनी पूरी फैमिली के खर्चे के साथ साथ इनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर सके। हर रोज़ इसके घर वाले इसे फ़ोन करते और ज़्यादा पैसा भेजने के लिए मजबूर करते। वह बहुत तंग आ चुकी थी और 3-3 नौकरियां करने के बावजूद भी वो अपने घर वालों को मुतमिन नहीं कर पा रही थी। एक दिन हालात से तंग आकर इसने एक अमीर शेख से शादी कर ली। इस वक्त वो बहुत जवान थी, इसलिए शेख ने शादी करके इसे पैसा, घर, सब कुछ दे दिया। शेख के मरने के बाद ही इसने मुझसे शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि मर्ज शादी नहीं था, बल्कि वो तो शादी के बाद वो हमारे बच्चों के लिए मुझे एक हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर से अरबी में कुछ कहा। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने अरबी में मेरी बीवी को कुछ समझाते हुए मेरे लिए कुछ दवाइयाँ दे दी। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ मसला है और मुझे कुछ वक्त तक ये दवाइयाँ खानी होंगी। अब मुझे रोज़ वो दवाइयाँ खिलाती। मैं भी चाहता था कि हमारे बच्चे हो जाएं ताकि वो मुझे हमेशा ऐसे ही अपने पास रखे। मुझे याशी वाली ज़िंदगी की लत लग गई थी। बस मुझे इसके दूध पिलाने के तरीके पर शक था, इसलिए इस रात मैंने दूध पीने के बजाय बाथरूम में फेंक दिया। इस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि इसका क्या मकसद है, लेकिन दूध ना पीने की वजह से मुझे नींद भी नहीं आई थी। इसलिए मैं इस बात को जान सका था कि क्योंकि इसने मुझसे शादी की और क्यों वो मेरे घर का खर्चा उठा रही थी। अगली सुबह उठने के बाद मैंने बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि रात में जाग रहा था। मुझे सब पता चल गया था। मैं बस यहाँ से भागना चाहता था। मैंने अपनी बीवी के साथ नाश्ता किया और वो रोज़ की तरह अपने ऑफिस चली गई। वो एक कारोबार चलाती थी। मैं रोज़ इसके जाने के बाद कमरे में आकर टीवी चला लिया करता था, लेकिन आज मैं कमरे में नहीं आया था। मुझे किसी भी सूरत इस बंगले से जाना था। मैं अपनी बीवी के जाने के बाद खुद भी अपना पासपोर्ट और पैसे जेब में डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब घर के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया और कहा कि मैडम की इजाज़त नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएं। मैंने गार्ड से कहा कि मैं तो सिर्फ करीबी एक स्टोर तक जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माना और मैं बोझल कदमों से वापस अपने कमरे में आ गया। मुझे भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कल रात के बाद मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी मेरे साथ
इसके आगे सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। मैं घर भी अपनी बीवी के सामने इसके फ़ोन से बात करता था। परेशानी के आलम में शाम हो गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिसके ज़रिए से मैं यहाँ से भाग सकूँ। शाम हो गई थी। गार्ड ने मुशाहिद इसे मेरे बाहर जाने से मुतल्लिक बता दिया था। वो आते ही मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ जा रहा था। मैंने इसे बताया कि मुझे घर से निकलना था, मेरा दिल नहीं लग रहा था। इसने मुझे सख्ती से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। मेरे पूछने पर इसने कहा कि कुछ कानूनी मसाइल हैं और इसकी दुश्मनियाँ बहुत हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि मुझे नुकसान हो। मैं सच जानने के बावजूद भी इसके आगे कुछ नहीं कह सका। मैं इसके टुकड़ों पर पलता था, लेकिन मैं क्या, मेरा पूरा घर ही इसकी वजह से चल रहा था। बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना था। मैंने दिल ही दिल में यहाँ से निकलने के लिए दुआ की। रात फिर वो दूध का गिलास लेकर आई। अब तो मैं जान गया था कि वो दूध पिलाने के बाद मेरे साथ क्या करने वाली है, तो फिर मैं दूध कैसे पी लेता। मैंने आज भी दूध लेकर इससे रख लिया। अब मुझे इंतज़ार था कि वो कब कमरे से निकले और मैं दूध फेंक दूँ। वो जैसे ही कमरे से निकल कर गई, मैंने दूध बाथरूम में फेंक दिया और गिलास पकड़कर बेड पर ऐसे ही बैठ गया जैसे दूध पी रहा हूँ। मेरी बीवी जब वापस आई तो मेरे हाथ में दूध का गिलास देकर मुतमिन हो गई। मैंने फिर सोने की एक्टिंग की और कुछ ही देर के बाद वो फिर मेरे करीब आई थी। कल रात की तरह आज भी इसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लटाया था। मैं आज भी जाग रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो गाड़ी में मेरे बराबर बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही और फिर एक जगह जाकर रुक गई। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे आज भी वहीं लाया गया है जहाँ कल लाया गया था। मेरी जान निकल रही थी। दो आदमी मुझे चादर उड़ाकर अंदर ले गए थे। आज भी मेरे साथ वही सब कुछ होने वाला था। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर अपनी बेबसी पर रहूं। मैं अब तो मेरा रोने का भी मुझ पर इख्तियार नहीं था। मेरा ज़रा सा हिलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। मेरी बीवी मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। अब वो किसी भी सूरत मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं आँखों को सख्ती से बंद किए अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर एक मातम कर रहा था। मेरी माँ ने अपने बाकी बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी देती थी। मैंने जब भी अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा, मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो हमेशा मुझे कोसती और कहती कि कुछ भी कर, लेकिन वहीं रहकर पैसे कमा। और जब शादी के बाद मैंने अपनी माँ को हर महीने लाख रुपया भेजा, इसने तब भी मुझसे नहीं पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आता है। आज अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैं इस गैर मुल्क में इस तरह से पड़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरी बीवी वो कुछ कर रही थी जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी करने से पहले सोचता है। रात के 2 घंटे मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक़्त था, तो इसे 2-2.5 घंटे के बाद मुझे फिर वापस गाड़ी में डाल दिया गया और हम एक दफ़ा फिर घर आ गए थे। आज भी पैसे भेजने का दिन था और इसी दिन मैं महीने में एक दफ़ा अपनी माँ को फ़ोन करता था। और जब मैंने इसे फ़ोन किया तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। इस वक्त मुझे फ़ोन देखकर कमरे से निकल जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपनी माँ के आगे फूट फूट कर रो दूँ और इन्हें अपनी ज़िंदगी की हकीकत से आगाह कर दूँ। लेकिन फ़ोन उठाते ही मेरी माँ ने पहले पैसों का पूछा और फिर मज़ीद पैसे भेजने का तकाज़ा करने लगी। मेरी 5वीं बहन की शादी सर पर थी और वो बहुत बहुत धूमधाम से शादी करना चाह रही थी। मेरी माँ के अपने मसले इतने थे कि मैं कुछ कह भी नहीं सका और वो बस सरसली सा मेरा पुष्प कर फ़ोन रख चुकी थी। मैं सर दाह भरकर अपने साथ होने वाले जुल्म को सोचने लगा। आज जब दूध का गिलास मेरे सामने आया तो मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और कहा कि मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे घर वालों को बाकायदगी से पैसे भेजती रहोगी। मेरी माँ बहनें हर महीने पैसों का इंतज़ार करती हैं, तो मेरी तरफ से ये जिम्मेदारी उठा लेना। मेरी बात सुनकर वो कुछ जान सी गई, लेकिन मैंने इसे ये कुछ भी जाहिर नहीं किया कि मैं ये सब कुछ
क्यों कह रहा हूँ। इसने मुझसे वादा कर लिया कि वो पूरी ज़िंदगी मेरे घर पैसे भेजने के लिए पाबंद रहेगी। वो मुझसे जानना चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे नहीं बताया कि मैं इसकी असलियत जान चुका हूँ। मैंने दूध का गिलास आज इसके सामने ही पूरा खाली कर दिया। मैं खुद भी सो जाना चाहता था। अब मैं और अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और इसे मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी मौत इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती। अम्मा, भाई का फ़ोन आ रहा है। वो फ़ोन लेकर अम्मा के कमरे की तरफ भाग गई। अम्मा, भाई से कह दो अगर मेरी शादी के लिए ज़्यादा रकम नहीं भेज सकते तो हमसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अम्मा को फ़ोन उठाने से पहले ही अपनी बात कह दी। अम्मा ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो आगे से किसी ने अम्मा को भाई के मरने की खबर सुनाई और साथ ही बताया कि अब हर महीने आप लोगों को 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए मिला करेंगे। अम्मा काफ़ी देर रोती रहीं और फिर मैंने सब्र आ गया। एक बच्चे को कुर्बान करके वो अपने 9 बच्चों की ज़िंदगियां बसा चुकी थी। अम्मा ने आंसू पोंछ लिए थे। भाई के मरने के बाद हमें मुस्तकिल 2 लाख रुपए माहाना मिलते रहे। इस रात जब मेरी बीवी मेरे पास आई तो इसने मुझे अपने गार्ड के साथ उठाकर गाड़ी में डाला था और कुछ देर के बाद हम एक इमारत में थे जो शायद एक हॉस्पिटल था। एक छोटा सा शहर से हटकर बना हुआ था। मेरी बीवी मुझे औलाद के लिए इलाज की गर्ज से इसी हॉस्पिटल लाई थी। यहाँ मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरा कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन होने वाला है। इत्तेफाक से एक डॉक्टर उर्दू में बात कर रहा था जो मुझे समझ आ रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज़ लाया जाता और मेरे मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे थे। मेरे टेस्टों का तल्लुक हरगिज़ भी औलाद होने से नहीं था, बल्कि मेरे दो जिस्म के सभी अज़ा के टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्टों की रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, जिसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात दी जा रही थीं। मेरे जिस्म में खून की कमी भी थी। मुझे हर रात खून पे चढ़ाया जाता और अगले दिन फिर सारे टेस्ट दोबारा करवाए जाते। मुझे अभी तक सही तरह से पूरी बात समझ नहीं आई थी कि मुझे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है और कौन सा ऑपरेशन होना है, क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि बात औलाद की नहीं है, बल्कि असल मामला कुछ और ही है। अगली ही रात यहाँ आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि मेरी बीवी का इसके पहले शौहर से एक बेटा था जो मेरा ही हम उम्र है। ये बात मेरे लिए बहुत शदीद झटके का बायस थी। मेरी बीवी ने मुझे यही बताया था कि इसके पहले शौहर से कोई औलाद नहीं थी और इसलिए वो अब जल्द औलाद चाहती है। इसके बेटे के लीवर में कुछ मसला हो गया था, जिसकी वजह से इसे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इसे अपना लीवर दे देता, और वो शख्स मैं था जिसे इसकी माँ कुर्बानी का मकरा बना चुकी थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि बिना किसी काम के किए ही मुझे हर महीने 1 लाख रुपए देने की वजह क्या थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो अपनी बीवी की मेहरबानी समझ रहा था। मैं भूल गया था कि हर काम की एक कीमत होती है। मुझे कीमत अदा की जा रही थी, बस काम लेना बाकी था। अब जब मैं अपनी बीवी की गाड़ी से टकराया तो इसने मेरी मजबूरी जानी। इसने एक मंसूबा बनाया जो मुझे बताए बिना ही मेरा लीवर अपने बेटे को दिलवाने वाली थी। इसने मुझे सिर्फ अपनी शादी के बारे में बताया, अपने बेटे के बारे में कभी नहीं बताया। शादी के बाद वो मुझे औलाद का कहकर डॉक्टर के पास इसलिए लेकर गई थी ताकि मेरा ठीक तरह से चेकअप करवा सके। मुझे अरबी नहीं आती थी, इसलिए इसने इस बात का फ़ायदा उठाया। अब जबकि मेरी सारी रिपोर्ट्स ऑपरेशन के लिए बिल्कुल ठीक आ गई थीं, तो किसी भी दिन मेरा ऑपरेशन किया जाना था। मेरी बीवी ये सब गैर कानूनी तरीके से कर रही थी, इसलिए रात के अंधेरे में मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया जाता। अब जबकि मैं सच्चाई जान चुका था तो मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरी आज़ादी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और सबसे बढ़कर मेरे घर वालों को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। इन सब के लिए मैं बस एक नोट बनाने वाली मशीन बन चुका था। फिर भी मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग कर जाता तो भी कहाँ जाता। इसलिए आखिरी रात मैंने अपनी बीवी से पैसे घर बेचने का वादा ले लिया। मैं जानता था
कि इसे पैसे की कोई कमी नहीं, वो लाज़मी मेरे घर पैसे भेजेगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी मौत का रास्ता चुन लिया था। दूध पीने के फ़ौरन बाद ही मैंने एक ख़त पर सब लिखकर अपने सामान में रख दिया था, जिसमें मैंने साफ लिखा था कि मैं सच जानने के बावजूद भी अपनी बीवी के बेटे को अपना लीवर देने के लिए राज़ी हूँ। ये ख़त मैंने अपनी बीवी के नाम लिखा था कि वो मेरे घर वालों को पैसा भेजना ना भूले। मुझे अब भी अपने घर वालों की फ़िक्र थी, इसलिए मैंने ख़त में दोबारा लिखा। मैं जानता था मेरे मरने के बाद मेरा सारा सामान खोला जाएगा और मेरी बीवी तक ये ख़त पहुँच जाएगी। एक वो माँ थी जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और एक वो माँ थी जिसने पैसों के एवज़ मुझे गैर मुल्क में तन्हा छोड़ दिया। मेरी माँ ने कभी एक दफ़ा नहीं कहा कि बेटा वापस आ जाओ, नहीं रह सकता वहाँ तो घर वापस आ जा। बस इसी सोच ने मुझे ये फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया कि इस माँ को इसके बेटे की ज़िंदगी तोहफ़ा कर दूँ, जो अपनी औलाद के लिए तड़प रही थी। मेरी सौतेली माँ भी अपने बच्चों का भला चाहती थी। बस एक मैं ही था जिसकी ज़िंदगी बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल सकती थीं। मैंने वो कदम उठा लिया जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी पैसा जान से ज़्यादा कीमती होता है, और कभी कभी जान पैसे से ज़्यादा कीमती होती है। मेरी बीवी के लिए इसके बेटे की जान पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती थी, और मेरी माँ के लिए मेरी जान से ज़्यादा पैसा ज़रूरी था। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थीं, और फिर इस ऑपरेशन के बाद एक ज़िंदगी ख़त्म हुई थी तो दूसरी ज़िंदगी आबाद भी हुई थी।